गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और आज के सुबह का नमस्कार। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में 11th क्लास के केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और प्रीवियसली जो हमारा 2 क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है और आज के क्लास में क्या सीखेंगे। तो साइंस में कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है कि हम प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े थे और आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कनेक्टिविटी क्या है। तो जिस प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम को डिफाइन किया गया और बताया गया कि अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों पढ़ना जरूरी है, और उसको प्रीवियस चैप्टर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से भी लिया गया था, वहाँ से भी बताया गया था कि कनेक्टिविटी कैसे है दोनों चैप्टर के बीच में। और इसी दरमियान हम लोगों ने एटम को 2 पार्ट में बांटा था कि एक न्यूक्लियर पार्ट है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट में पढ़े थे कि हमारे पास 48 पार्टिकल्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहाँ पर एक डिफिनीशन आया था कि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास एटम के अंदर एक अरेंजमेंट के तहत अरेंज किया जाता है, और वही बेस्ट अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसी को स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने डिस्कवरी से लेकर के इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज, मास, रिलेटिव मास, रेस्ट मास, मोशन मास, ये सारे हम लोग ने वहाँ पर जानकारी हासिल किया था। उसके बाद फिर हम लोग प्रोटॉन से रिलेटेड बात की थी, न्यूट्रॉन से रिलेटेड बात की थी, इसके साथ साथ एक्टिव रेडिएशन पे बात हुई थी। तो एटम के अंदर जो कुछ खास पार्टिकल था, 49 के 49 तो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन 7-8 पार्टिकल को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकी ओरिजिन कहाँ से है, कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे इसके पीछे लोग ने इन्वेंशन के लिए सोचा, और इन्वेंशन के बाद अब इनोवेशन उस पर कैसे हो रहा है। तो हर दिन एक नए आपके सामने थ्योरी आ रहा है। अब सबसे पहले हमारा एटॉमिक मॉडल थ्योरी आया, जिसमें कि आपने पढ़ा कि थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल था। वहाँ भी आपने तरबूज का एग्जाम्पल के साथ पढ़े थे कि कैसे वो तरबूज का एग्जाम्पल दे करके और इलेक्ट्रॉन का बेस्ट अरेंजमेंट देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उनकी थोड़ी सी पॉइंट कहीं कहीं पे बातें जो थी लिमिट में आ गया था, और साइंस में लिमिटेशन नहीं चलता है। जहाँ भी बातें लिमिटेड होने लगता है वहीं पे इनोवेशन शुरू होता है, और यही था कि थॉमसन मॉडल को छोड़ करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा। आगे फिर कैसे बढ़े, तो रदरफोर्ड की थ्योरी पे आया। रदरफोर्ड की थ्योरी में हम लोगों ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी तक पढ़ लिया था। देखिए कनेक्टिविटी, देखिए एटम का स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन का बेस्ट अरेंजमेंट सीख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने प्लम पडिंग मॉडल पढ़ा, वहाँ पर हमको लिमिटेशन मिला, रदरफोर्ड थ्योरी में आए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो अब रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के संबंध में क्या क्या कहा, इसके लिए हम लोगों ने भी वहाँ देखा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहा। तो रदरफोर्ड की थ्योरी जो होती है 4 पॉइंट पे बेस्ड है। कौन से 4 पॉइंट हैं? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद जब हम लोग किसी थ्योरी को हाइट तक पहुंचा देते हैं और उस थ्योरी में सारी पॉजिटिव बातें सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अगर लिमिटेशन रहता है तो उस लिमिटेशन को भी, चौथे पॉइंट में लिमिटेशन को भी देखते हैं। और जब तक किसी थ्योरी में लिमिटेशन नहीं मिलेगा थ्योरी आगे नहीं बढ़ेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि रदरफोर्ड की थ्योरी में भी लिमिटेशन है। मैं प्रीवियसली भी आपको बोल चुका हूं कि इसमें हम लोग कम से कम 17 थ्योरी पढ़ना है, 17 एटॉमिक मॉडल थ्योरी पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लम पडिंग मॉडल एंड लास्ट वन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर जाकर आपका टॉपिक ये क्लास 11th के लिए समाप्त होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल में, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे, फिर आज हम लोग उसको एक बार रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन से देखिएगा कैसे एक नया थ्योरी अपने आप आपके सामने आएगा, और उस लिमिटेशन को दूर करने में फिर कोई एक नया थ्योरी आएगा, जैसे एक मोसले का थ्योरी आएगा, फिर हमारे पास मैक्सवेल की थ्योरी आएगा। धीरे धीरे थ्योरी बढ़ते चले जाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ईजी होते जाएगा। तो अब हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, और आइए मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सीधे स्लाइड पर लाता हूँ जो प्रीवियस क्लास में आपको कहा गया। देखिए एक यहाँ पिक्चर देखिए, पूरे ये रदरफोर्ड है, ये इनका अल्फा पार्टिकल का जो हमारा डिस्कवरी हुआ था अल्फा बीटा गामा रे का, वहाँ से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग है। देखिए इन शॉर्ट देखिए तो इनकी पूरी थ्योरी यहाँ दिख रही है, पूरी थ्योरी इनकी दिख रही है यहाँ पे। ये रदरफोर्ड ने कैसे इमेज किया, कैसे इमेजिनेशन किया, कैसे हाइपोथेसिस लाया, और फिर कैसे इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, एक पिक्चर के जरिए दिखाया गया है। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब देखिए इस मॉडल को जो पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था,
कि रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल, मैंने कहा था कि जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम से ये इन्फ्लुएंस होकर के ये थ्योरी को दिया था इन्होंने। और इस थ्योरी में आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल इमीटर एक बॉक्स है जहाँ से अल्फा पार्टिकल हो रहा है, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है। और ये आप देख रहे हैं एक स्लिट लगाया हुआ कि वो चूंकि यूनि डायरेक्शन में जाए, स्लिट लगाने का मतलब कि यूनि डायरेक्शन में जाए। और यहाँ पर गोल्ड मेटल का फॉयल है, ये सीधे जाकर स्ट्राइक कर रहा है। इसके बाद यहाँ जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया गया जो सिंटिलेशन होता है। और यहाँ से ये शुरुआत हुआ था सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी। और इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, अगर आपको याद होगा, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था कि क्यों हैवी मेटल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों अल्फा रे ही लिया था। ये बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पे पुनः इस बात को यहां से छोड़कर आगे बढ़ता हूं। अब आइए इस थ्योरी को, जो कि मैं इस पॉइंट को भी आपको सामने पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर दिया था, आपको बताया था कि देखिए यहां पर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे कलेक्शन है, अल्फा पार्टिकल का कलेक्शन है। और एक साथ यहाँ पर हमारे पास जो ये गोल्ड मेटल फॉयल को स्फेरिकल मान लिया गया कि एटम को स्फीयर, इसलिए इस पर भी मैंने डिस्कशन किया था कि आप स्फीयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे छोटा सरफेस रखता है, स्मॉलेस्ट सरफेस अगर कोई मैथमेटिकल ज्योमेट्री फॉर्म में रखता है तो हमारा स्फीयर होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्ट्स है। और एटम के अंदर की बात आप कर रहे हैं तो न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, इसलिए इसको स्फेरिकल माना गया। हालांकि आगे चल के ये फिर इलिप्टिकल शेप में कहा गया कि है, तो अभी फिलहाल इसको स्फीयर के रूप में लिया गया और दिखाया गया कि जो हमारे पास बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब स्ट्राइक किया गया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन, क्या क्या एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गोल्ड मेटल फॉयल लिए, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया, ये एक्सपेरिमेंट था। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि देखा गया कि 90 से 92% जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो पार हो गए। देखिए 1 2 दिखाया गया, पार हो गए। यहाँ देखिए 1 2 10 11 ये पार्टिकल पार हो गए, वही नहीं पार हुए। अब देखिए 8 9 भी पार हो गया, 4 3 भी पार हो गया, 5 भी पार हो गया। लेकिन हर एक का अलग अलग कंडीशन, कोई स्ट्रेट पार हुआ, कहीं पे एंगल दिखाया गया है, कहीं पे एंगल कम दिखाया गया, कहीं पे एंगल ज्यादा दिखाया गया। और एक तो और पॉइंट देखिए कि उसी डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाया जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में घूम गया, यानी यहां पर आया और 180 पे ये फिर वापस हो गया। और कुछ इसमें अल्फा पार्टिकल है, आए तो जरूर, किधर गए पता ही नहीं चला। तो चार बातें तो स्पष्ट दिखाई दे रही, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि अगर हम लोग किसी रूम के अंदर जाते हैं और सीधे पार हो जाते हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं था, या फिर हमको किसी तरह से डायरेक्शन बदल के रूम को क्रॉस करना पड़ता है, मतलब कि कहीं ना कहीं पर अवरोध था, हिंड्रेंस था, या फिर हम जहां जिधर से जा रहे थे उधर से वापस आना पड़ा, मतलब कि कोई ना कोई फुली आपको हिंडर किया था कि वहां पे रुकना है, आपको वापस आना, वहां से नहीं जाना है। और रूम में गए, रूम में ही रह गए, हो सकता है रूम में एसी लगा हो, गर्मी से आए हो, रूम में रह गए, कोई तो कारण होगा, रूम में रुकने का भी कोई कारण होगा। तो चार बातें तो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसी चार बात पे, इस ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, अब आपके सामने मैं यहाँ पर जो बातें बोले ये सब चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मैं जो पीछे बात बोला ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं। मैं इसको आपको बोल देता हूँ कि ये देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया जो लेड बॉक्स में लिया गया था, और इससे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। इसका स्पीड दिया गया है कि 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और गोल्ड मेटल का जो फॉयल का थिकनेस है वो देखिए 0.0004 यानी 10⁻⁻4 mm होता है। ये सारी चीज पहले भी मैं पिछले क्लास में बताया था, मैं उसी को रिव्यू कर रहा हूँ। और अभी देखिए मैंने कहा था कि जिंक सल्फाइड का कोटिंग होता है जो सिंटिलेशन शो करेगा, जहां से स्पॉटिंग के जरिए पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल कहां पर जाकर स्पॉट कर रहा है, कहां पे नहीं कर रहा है, कितना हमारा स्पॉटिंग हो रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, कितना रह जा रहा है। ये सारी बातें जो हमारा था, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये देखिए पॉइंट सब आ गया कि कहां पर जाकर अल्फा पार्टिकल ब्राइट स्पॉट बना रहा है उस जिंक सल्फाइड कोटिंग पे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ब्राइटनेस मिला, उस ब्राइटनेस से जो ऑब्जर्वेशन निकला है, देखिए इस ब्राइटनेस पे कहाँ लाइट हुआ, कहाँ डीप है, कहाँ मीडियम है, ये तीन तरह का ब्राइटनेस दिखाई दिया। उस पे इन्होंने क्या क्या निकाला, कहा कि 90 से 92% अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बिना किसी रुकावट के पार हो जाते हैं, बिना किसी रुकावट के पार हो जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो 90 डिग्री से कम एंगल पे, मतलब ये हुआ कि 45 पे 60 पे वो पार होते हैं, मतलब कि वो जहां से जा रहे थे वहां पे उनके सेम चार्ज कहीं से दिख रहा था, वहां से रिपेल कर दिया वो, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाने से पहले ही वो किसी एंगल से घूम गए। फिर देखिए आपको दिखाएगा कि 90 से ज्यादा पर भी, यानी 180 पे वापस आ गए। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो 180 पे वापस आ गए। दैट मीन्स कि यहाँ कहा गया कि 1 पर 10,000 यानी 10,000 अल्फा पार्टिकल को अगर आप पार करेंगे
तो एक अल्फा पार्टिकल वापस आ जाएगा, यानी वो 180 पे आ गया। ये हमारे पास ये जो रहा ऑब्जर्वेशन रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ आगे चले देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला, यानी अब आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ये मैं पिछले क्लास में ही, वहाँ तक मैं पिछले क्लास में ही आपको सारा डिस्कस कर दिया था, एक प्रीव्यू दे दिया कि आज हम लोग शुरू यहाँ से कर रहे हैं, क्लास को यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन आया, 4 ऑब्जर्वेशन आया, तो 4 पॉइंट तो हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है कि 4 पॉइंट क्या क्या इसमें कहा गया है। कहा गया कि पासिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू फॉयल विदाउट स्कैटरिंग कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, हॉलो जगह, यानी एटम में मैक्सिमम स्पेस जो है ना वो खाली है। यानी मैंने कहा था कि रूम में आए और सीधे निकल गए, मतलब रूम खाली था, कहीं कोई रुकावट ना, कोई वाल नहीं था, सीधे आए सीधे निकल गए। दैट मीन्स कि वो देखा गया तो एटम में 90% जगह खाली, 90 से 92% जगह खाली था, यानी हॉलो है। और फिर ये प्रूफ होता है कि एटम का जो हमारा शेप है ना, एटम का जो हमारे पास सरफेस है ना, वो स्फेरिकल ही है, हॉलो है। दूसरी बात कि कुछ जो था 90 डिग्री से कम एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो गया, तो इस डिफ्लेक्शन बताता है कि कहीं ना कहीं पे अल्फा पार्टिकल के चार्ज के समान ही कोई एटम में एक ऐसा छोटा जगह है जो वही सेम चार्ज रखता है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज वाला कोई स्मॉल पोर्शन है। तो स्मॉल पोर्शन वो क्या था? वही स्मॉल पोर्शन को आगे चल के कहा गया कि वही न्यूक्लियस है, और यहीं से एटम का न्यूक्लियस का डिस्कवरी, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं बल्कि अल्फा पार्टिकल ने किया था। कि अल्फा पार्टिकल जहां से घूमा था उसी स्मॉल पोर्शन को कहा गया कि वही सेंटर है, वही न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी अपने मास रखता है और वो उसको हैवी मास मिला, इसलिए उसको रिटर्न होना पड़ा। चार्ज सेम था, एक दूसरे को रिपेल किया, दोनों पॉजिटिव था, तो न्यूक्लियस को अगर अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता तो न्यूक्लियस को ही धक्का देके आगे बढ़ा सकता, नहीं, खुद घूम गया। खुद घूमने का मतलब क्या हुआ कि उसका मास कम था। इसलिए आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G(m)R1r2² का जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, वहां से जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा वो उसको वहां से घुमा सकता है। ये पॉइंट हमारे पास आया, इसलिए वहां पर हमारा न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। फिर इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं रदरफोर्ड में, जो रदरफोर्ड की थ्योरी में आगे और क्या क्या सजेशन दिए इन्होंने। और देखिए अब इसमें मेन पॉइंट पे हम लोग यहां आते हैं कि इनके थ्योरी की फिजिबिलिटी क्या था। अब ये मेन फिजिबिलिटी आपको क्लास 11th में, ये तो आपने क्लास 10 में भी जितनी बातें मैंने बोला क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। अब मैं 11th की टॉपिक पे आता हूं कि 11th में क्या पढ़ना होता है। तो आप देख रहे होंगे एक ग्राफ आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर n हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है और एंगल थीटा है। आप देख लीजिए, इस पे यहाँ से सीखिएगा कि कैसे कैसे अल्फा पार्टिकल जब हमारा वहाँ पर स्कैटर करता है तो एंगल कैसे कैसे हमारे पास चेंज होते जाते हैं। और ये जो हाइपरबोलिक कर्व है, कर्व बता रहा था कि एंगल जिस समय हमारे पास स्ट्रेट जा रहा है, 0 डिग्री पे जा रहा है, उनका नंबर देखिए कितना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी मिनिमम एंगल पे ये एंगल मुश्किल से 10 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा, 0 to 5, उसका देखिए नंबर कितना है। यानी जैसे जैसे हमारे पास नंबर्स कम होते गए एंगल बढ़ते चले गए, नंबर कम होते गए। तो 180 पे क्या हुआ? आप सोचिए क्या कहा गया था कि 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंस करता है, यानी वापस आता है। अब देखिए यहाँ पर 180 इसको आने में 10,000 जब अल्फा पार्टिकल को पास करेंगे तो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। और ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला डाला गया कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 θ/2, जो एंगल होगा sin 4 θ उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो ग्राफ है, तो अगर आप ग्राफ सही से पढ़ते हैं, 11th क्लास में ग्राफ का स्टडी आप सही करते हैं, तो आपको ये थ्योरी क्लियर कंसेप्ट देगा कि कंसेप्ट में क्या हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की यहाँ पर बात की गई है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। यही मैं कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहा था या ग्रेविटेशनल लॉ की बात कर रहा था कि फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2/r²। इसका यहाँ पर उपयोग हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे तो अभी करके बताएंगे कि ये कैसे निकाला गया, ये वैल्यू कैसे निकाला गया है। उससे पहले मैं थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। आप बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद वहाँ पर जा करके उसका चार्ज निकालता हूँ। देखिए आप लोग फिजिक्स में 2 तरह के फोर्स पढ़े होंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को सूडो फोर्स फिजिक्स में कहा जाता है, बट इन केमिस्ट्री फिजिक्स सूडो फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? आप सूडो का मतलब कहते हैं कि फोर्स जो है ना फॉल्स है। हम लोग के यहाँ तो इतना पार्टिकल छोटा है, एटम छोटा है,
और एटम के अंदर का जो पार्ट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको इमेज करिए कि वो कितना छोटा होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम अगर कह देंगे कि ये फोर्स जो है हमारा सूडो है, तो हमारा फिर केमिस्ट्री का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग सूडो फोर्स को ही मेन फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि वहाँ पर सूडो होता है, वो हमारा झूठा फोर्स है, यहाँ पर हमारा सच्चा फोर्स है। कैसे सच्चा फोर्स है? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स काउज होता है किसी भी बॉडी में जो मोशन में होता है, तो मोशन के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बॉडी के बीच में लेकर के डिस्टेंस लेकर बनाया गया है और हमारा पे जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिखाया गया। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, mv²/r के बराबर है। यहाँ पर इसी को कंसेप्ट बना करके रदरफोर्ड जी ने अपने थ्योरी में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर करते हुए उन्होंने इसका चार्ज निकाला और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूअस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है और विथ हाई स्पीड घूमता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया सबसे पहले रदरफोर्ड के न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड का मेन फिजिबिलिटी है, मेन थ्योरी जो है वह यह है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में इन्होंने बात की, कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विथ वेरी हाई स्पीड। अब यहाँ पर इनकी थ्योरी की फिजिबिलिटी भी है और यहीं से लिमिटेड वर्ड भी हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको केमिस्ट्री के ये तो मैं फिजिक्स के पॉइंट से व्यू से यहाँ देख रहा हूँ हम लोग, अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक बोर्ड पे आइए, मैं बताता हूँ कि कैसे ये हमारा फोर्स दोनों निकाले जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारे पास ये एटम का सेल है, ऑर्बिट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है। ओके, अभी तक के पढ़ाई में हम लोगों ने यही सीखा है कि 48 पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस, उसमें से हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मेसॉन और अदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके भी कुछ न कुछ मास होते हैं, लेकिन हम लोग मास पे चर्चा करेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही मेन होता है। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन की चार्ज को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर दूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है और एक प्रोटॉन की चार्ज ई है, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का हो जाएगा जेड ई, यानी ई फॉर हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, साइन बदलते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में देखा था जब मैं प्रोटॉन के लिए चार्ज निकाला था तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आया था और इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकाला था एक्सपेरिमेंटली आप मिल्कन ऑयल ड्रॉप से, तो वहाँ भी मेरा जो वैल्यू आया था मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन साइन रिवर्स हो गया था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आया था। अभी मैंने क्या किया कि एक प्रोटॉन का चार्ज सपोज कर लिया ई है, ई का वैल्यू ले लिया कि ई जो हमारा है, ई का वैल्यू जो है वो है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और टोटल इसमें प्रोटॉन की संख्या जेड है। मेरे को अगर ये सपोज कर लीजिए गोल्ड ही है तो गोल्ड में प्रोटॉन की संख्या 79 होगा। तो 79 प्रोटॉन, अगर एक एटम की हम अगर कल्पना करते हैं कि हमारे पास सिंगल एटम है तो यहाँ जेड का नंबर हो जाएगा 79 × E, ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। अब कहा गया कि न्यूक्लियस के बाहर में जितने भी सर्कुलर पाथ होते हैं वो सब सेल कहलाते हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ई होता है, अब इसका चार्ज मैं ले लेता हूँ कि माइनस होता है, क्योंकि दोनों में अंतर करना है मेरे को, तो इसको चार्ज को मैंने ले लिया माइनस होता है। मेरे को ये भी नहीं पता है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड सेल में जितने भी सेल आएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, क्योंकि ये तो जब हम लोग जैसे जैसे थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे ये नंबर्स के बारे में खुलासा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में भी है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, चल रहा है, ऐसे घूम रहा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए r है। अब सपोज करिए कि इसके पहले जो ये फॉर्मूला था कि G(M)(m)/r², जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, या हम लोग यूं कहें कि कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं K Q1 Q2/r²। हम लोग दोनों को सेम मानते हैं, फिजिक्स में अलग अलग है, केमिस्ट्री में सेम मानते हैं, क्योंकि हमारा दोनों को एक्सप्लेन करते हैं एक साथ। अगर ये चार्ज को Q1 मान लें JD और इसको Q2 मान लें और डिस्टेंस को R मान लें, तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जा रहा है
अब ये कूलाम्बिक फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है, तो F कूलाम्बिक फोर्स, अगर यहाँ पे यहीं पे लेते हैं तो K फॉर द कांस्टेंट, K तो कांस्टेंट रहेगा, और Q1 के जगह वैल्यू हो जाएगा JD, और इनटू Q2 की जगह वैल्यू हो जाएगा E, और ये बीच का डिस्टेंस ले लिए R जो है यहाँ पर रेडियस भी बोलेंगे आप इसको रेडियस भी बोल सकते हैं, एटम का रेडियस है। अब कौन सा रेडियस है, फर्स्ट सेल का है, सेकंड सेल का है, उसके लिए भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे सिंपली मान के चल रहे हैं कि R रेडियस है, तो R² हमारे पास हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक फोर्स हो गया। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सपोज करिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम करें कि ये FC लिखे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लिखे हुए हैं, तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस का अगर चार्ज हैवी है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपने तरफ खींचना चाहेगा, तो ये खींच करके यहाँ ला करके अगर आएगा तो न्यूक्लियस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं आता है, ये कंटिन्यूअस विथ हाई स्पीड घूमते रहता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव हुआ कि ये अगर चार्ज हाई है तो फिर ये क्यों नहीं इसको अट्रैक्ट करके इसके अंदर लेता। तब इन्होंने कहा कि यस, चार्ज हाई है, अट्रैक्ट करता भी है, लेकिन अट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि यहाँ से टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है। आप फिजिक्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं वो एक लगता है। अब वो फोर्स की बात अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो वो फोर्स हमारे पास होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो mv²/r, mv²/r। तब इन्होंने कहा कि बोथ फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस इज काउंटर बैलेंस बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। फिजिक्स में इसको सूडो बोल दिए, ठीक है, इसलिए कि वहां कहा गया कि ये इस तरह का कोई फोर्स होता ही नहीं है, ये हमारा फॉल्स फोर्स है। यहाँ कहा गया कि नहीं, यही जो छोटा सा दोनों फोर्स है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ट्रैप होने से बचाता है। यानी ये दोनों जो वैल्यू हो गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा है वो बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और ये जो इक्वेशन बन रहा है kJD²/r²mv²/r, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ट्रैप नहीं होता है। ये हमारे रदरफोर्ड की थ्योरी की मेन फिजिबिलिटी थी। लेकिन उसी समय इनके थ्योरी के समय एक मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी आ गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज सेंटर के अगर चारों तरफ वो चक्कर लगाता है तो कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है। तो अगर उनकी थ्योरी को सही देखा जाए तो यहां तो दो बातें इंप्लीमेंट हो रही है। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी को अगर देखा जाए उसी समय, ठीक जिस समय इनकी थ्योरी ये एक हाइट पहुंची थी, उसी समय ये थ्योरी आया था कि अब any charge particle which revolve opposite charge center they loses energy continuously। तो अगर ये ऐसा है तो now here electron is the negative charge and now proton is the positive charge and they revolve with high speed continuously, they loses energy, तो ultimately they dropped into the nucleus। ऐसा तो होना चाहिए था, but it doesn't happen in reality। लेकिन ऐसा में कुछ भी नहीं होता है। तो लगता है कि रदरफोर्ड की भी थ्योरी सही है। फिर दूसरी बात होती है कि अगर रदरफोर्ड की थ्योरी है सही है तो फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी गलत है। नहीं, साइंस में देख लो बच्चे, कोई भी थ्योरी गलत तो है नहीं। पहले तो वर्ड गलत हटा दीजिएगा, लिमिटेशन वर्ड यूज करिएगा। लिमिटेशन हो सकती है, हम जो बातें कर रहे हैं गलत बोल नहीं सकते यहाँ से, लेकिन हमारी लिमिटेशन हो सकती है कि कुछ कम बोल सकते हैं, कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं बोल सकते। यानी साइंटिस्ट लोग का जो भी थ्योरी आया है वो गलत नहीं है, हाँ लिमिटेड हो गया। अब हुआ कि इन दोनों में तो फिर प्रॉब्लम हुआ कि एक कह रहे हैं कि एनर्जी लॉस करता है, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो है काउंटर बैलेंस करता है। तो इसमें सच्चाई क्या है? इस बेसिस पे लगा कि ये जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये कुछ सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे तरफ ये लगा कि अगर वो सही बोल रहे हैं तो फिर ट्रैप क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में एक मेसॉन का युकावा थ्योरी आया था, मेसॉन फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद मेसॉन पॉजिटिव मेसॉन निगेटिव बनाते हैं और उनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है, कूलाम्बिक अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। उस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते रहता है, कंटिन्यूस मिलता है और वो कंटिन्यूस घूमते रहता है। तो ये विवाद खत्म हो गई, लेकिन लिमिटेशन तो हो गई इस थ्योरी में। अब देखिए हम लोग
फिर से लिमिटेशन देखते हैं, 3-4 लिमिटेशन को मैं आपको ले चलता हूँ फिर से आपको शीट की तरफ, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ। वहाँ से लिमिटेशन के बाद फिर मैं इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस को गिनाऊंगा और वहाँ से कुछ नया चीज़ लाऊंगा। आइए यहाँ लिमिटेशन पे चर्चा करते हैं हम लोग, क्या क्या लिमिटेशन है। पहला तो मैं लिमिटेशन बोल ही चुका हूँ। अब देखिएंगे आप यहाँ पर, देखिए आपके सामने लिमिटेशन में लिमिटेशन में कि पहला लिमिटेशन है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन which revolve around the nucleus. What is the fundamental facts of this energy? It means if opposite charge particle revolve any charge center, they loses energy continuously. If loses energy continuously, then they drop into their nucleus, but it doesn't happen in reality. What is the problem? यानी इसमें कहा गया कि ये हमारा स्फेरिकल मूव करता है। अगर ये स्फेरिकल मूव करता है तो इसको अल्टीमेटली जाकर के गिर जाना चाहिए था एनर्जी कम होते होते, लेकिन कहा गया कि नहीं, ये स्पाइरल पाथ में चलता। देखिए अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ से ये इस तरह के मोशन में चलना शुरू करता है, इस तरह के मोशन में चलना शुरू, और ऐसे 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 होगा और अंत में जाकर के यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। दैट मीन्स द स्पाइरल पाथ है। दे शुड सेट अप स्पाइरल पाथ। अगर स्पाइरल पाथ पे आता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि स्पाइरल पाथ में जब आएगा हमारे पास तो वो हमारा यहाँ पर आकर ट्रैप कर जाएगा, और जब वो ट्रैप कर जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर वो गिरेगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये हमारा पहला थ्योरी था जो कि कहा गया कि ऐसा नहीं होता है। सेकंड हमारे पास है कि अगर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि वो अगर इसके अंदर ट्रैप कर गया तो फिर इसका स्पेक्ट्रम का वैल्यू, जो हम लोग कहते हैं कि फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। जब वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा तो हम लोग को देखना होगा कि कैसे ये थ्योरी जो हमारा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी हमारे पास जो 3 पॉइंट मैंने जिक्र किया, ये तीनों पॉइंट को यहाँ पर ये शो नहीं करता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर तीनों पॉइंट को मैंने कैसे दिखाया है, बाय पिक्चर दिखाया है। आप इसको यहाँ से समझ लीजिए। आइए यहाँ पर इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारा यहाँ दिखाया कि लिमिटेशन है, जो मैक्सवेल का नाम लिया गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी का नाम लिया, जो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन कर दिया कि कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करता है। अगर ऐसा हुआ तो देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पाइरल पाथ को पकड़ेगा और इस पाथ को पकड़ते पकड़ते और हायर सेल से लोअर सेल में जंप करते करते फाइनली आकर के न्यूक्लियस में ट्रैप कर जाएगा और एटम की जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। और ये हमारा ये बात साबित हो जाएगा कि ये जो एटम का जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो अनस्टेबल थ्योरी, स्टेबल थ्योरी नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो होता है, जो कंटिन्यूअस हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लाइन जो बनता है देखने के लिए जो मिलता है, उस लाइन को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने सीरीज की बात किया है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए देखा जाए तो अगर ये एनर्जी लॉस करते करते न्यूक्लियस में चला जाएगा तो ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोनों स्पेक्ट्रम में से किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से आगे जितने भी, अभी तो ये सेकंड थ्योरी ही है, मैंने 19 थ्योरी की बात की, अभी 17 थ्योरी अगर देखेंगे तो 17 थ्योरी को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि लिमिटेशन इनका शुरू हो गया। लेकिन हमको लिमिटेशन, ठीक है, इस लिमिटेशन को तो दूर करने के लिए इनोवेशन हुआ ही है। आगे थ्योरी हमारे पास आने ही वाला है कि कौन सा थ्योरी इनके लिमिटेशन को दूर किया। बोर ब्यूरी की थ्योरी आएगी, बोर का हमारे पास थ्योरी आएगा। लेकिन उससे पहले इनकी इंपॉर्टेंस को हम लोग समझें और जो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया है, मैक्सवेल का जो कहना था, उनके थ्योरी को भी हम लोग ध्यान में रखें। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एक मोसले वर्क एंड एटॉमिक नंबर आया। अब कंसेप्ट तो आ गया, जैसे मैंने जेड का इस्तेमाल पिछले उस पर किया था, जेड जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं या प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो ये थ्योरी में मोसले ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम का। ये बात प्रूफ करने की कोशिश इन्होंने की कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन है वही फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहने का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं करता। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो वेरी करते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन ही एक ऐसा हमारे पास पार्टिकल है जो कभी वेरी नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स रहता है।
प्रोटॉन को आप चेंज नहीं कर, हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन तक, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। तो वहाँ पर प्रोटॉन हमारा फंडामेंटल, आप सोच लीजिए कि 3 फंडामेंटल में भी एकमात्र प्रोटॉन को आप फंडामेंटल बोल रहे हैं। आप सोच लीजिए कि वहाँ भी 49 में से 3 लिए, 3 में से अब 1 पर आ गया कि प्रोटॉन है। अब देखिए ये थ्योरी क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्चार्ज टिप थ्योरी पढ़ा है, डिस्चार्ज टिप थ्योरी पढ़े हैं। अब इस डिस्चार्ज टिप थ्योरी में कुछ नहीं किए, मोस्टली कितना आसानी से अपना इनोवेशन किया, एक नया चीज़ ला दिया इन्होंने। देखिए ध्यान से, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें इन्होंने यहाँ कैथोड लिया है, यहाँ एनोड लिया है, और ये हमारे पास वैक्यूम पंप लगा हुआ, इवैक्यूएटेड ट्यूब कहा जा रहा है। और यहाँ पर कोई एक देखिए मेटल का मटेरियल लिया है, मेटेलिक मटेरियल लिया है, ये ध्यान दीजिए मेटल का ही मटेरियल है। जब इन्होंने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर दिया तो क्या देखा कि यहाँ से कैथोड रे निकलना शुरू हुआ, और कैथोड रे जब यहाँ से निकला और इस मेटल पे पड़ा तो मेटल से भी एक रे निकल गया, उसका नाम है एक्सरे। आप बच्चों एक्सरे का नाम सुने होंगे, किसी को पैर हाथ टूट जाता है या किसी इंटरनल पार्ट्स का हमको कुछ देखना रहता है तो एक्सरे कराया जाता है। देखिए एक्सरे एक केमिस्ट्री से गया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी को अगर कोई खड़ा किया है तो केमिस्ट्री खड़ा किया है, उनके पास जो भी ऑपरेटर्स हैं सब केमिस्ट्री से गए हुए हैं। तो एक्सरे मशीन यहाँ से शुरू हो गया। कैसे एक्सरे की, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इस बीच में क्या होता है कि एक्सरे यहाँ से निकलता है और बॉडी के पार्ट्स यहाँ पड़ेंगे तो उसका पिक्चर यहाँ पर बनेगा, दैट इज द एंटी कैथोड, इसका नाम रख दिया गया एंटी कैथोड। यहाँ से देखिए एक्सरे की उत्पत्ति, आप एक्सरे का भी आप उत्पत्ति पढ़ लिए, हालांकि एक्सपेरिमेंट जो किए थे रोंटगेन, रंजन बोलते हैं, रोंटगेन ने किया था, लेकिन मोसले की थ्योरी में इसलिए आया कि यहाँ ये दिखाना था कि जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो उल्टा डायरेक्शन में भाग गया, यानी एक्सरे यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है और जो उस मेटल का एटॉमिक नंबर है, उन दोनों में डायरेक्ट का रिलेशन है। और इन्होंने रिलेशन में ये बताया कि अंडर रूट न्यू, न्यू इज द हियर इज नॉट स्मॉल v, दिस इज द न्यू, ये हमारा ग्रीक लेटर है न्यू, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जेड एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। और ए और बी दो कांस्टेंट है, ए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये जो बी है, मैं बी के बारे में बात कर रहा था कि कांस्टेंट फॉर ऑल द लाइन ऑफ गिवन इन द सीरीज। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफॉन्ड, हम्फ्री जो सीरीज है, उस सीरीज का ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा बी है। तो ये ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी ए है, तो इन दोनों को इन्होंने कलेक्ट किया। देखिए पहले कि इन्होंने कोशिश किया, ट्राई किया कि लिमिटेशन को, इनकी लिमिटेशन को यहाँ दूर किया जाए। तो एक लिमिटेशन दूर होते दिख रहा है कि कांस्टेंट फॉर ऑल द लाइंस ऑफ द गिवन सीरीज, जो एंटी कैथोड से इन्होंने एक्सरे निकाला, यहाँ से इसको साधने की कोशिश की है कि कैसे हम बी के वैल्यू से वो एक पॉइंट को उनको दूर किया जाए। और इस बेसिस पे इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास, 3 पॉइंट को इन्होंने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि हमको अब एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना, एटम के रियल एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, यानी न्यूक्लियाइड्स के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ लिए, तो अब उससे रिलेटेड न्यूक्लियाइड्स को सीखना जरूरी है। और उस न्यूक्लियाइड्स को सीखने के लिए जरूरी था कि एटॉमिक नंबर क्या, जो हमारा ओरिजिन है वो पता चले। तो ये ओरिजिन पता लग गया कि मोसले ही है। और पीरियोडिक टेबल में मोसले का जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे, जो मेंडलीफ के ऊपर लीड किए हैं, यही थ्योरी वहाँ भी मिलेगा। चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे कि देखेंगे कि मिलेगा कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वही फंडामेंटल और पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी का, वहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज यहाँ दिखाया गया है, 2 ग्राफ दिखाया गया है। एक आपको दिखाया गया है एटॉमिक मास से, एक एटॉमिक नंबर से। देखिए एटॉमिक मास वाला ऊपर नीचे हुआ, ये मेंडलीफ का था। एटॉमिक नंबर वाला ऊपर नीचे भागा है, लेकिन देखिए एटॉमिक मास वाला जो वैल्यू है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे गया, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है एकदम जस्ट उसी लाइन पे जा रहा है एकदम। अगर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, उस मेटल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ये बता रहा है कि नंबर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, जो मेंडलीफ का लिमिटेशन था, मेंडलीफ के लिमिटेशन को दूर किया और कहा कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसी को बेस करके हमारा आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बना है। अब यहाँ से देखिए, जो मैं अभी कह रहा था कि यहाँ से एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर बोले तो प्रोटॉन की संख्या, या यूं कहें कि अगर वो हमारा एटम है चार्ज नहीं हुआ है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है किसी भी एटम में, वही प्रोटॉन होता है। तो उसको हम लोग जेड बोले या पी बोले, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर में क्या होता है? मास नंबर में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या अंतर होता है? बच्चे समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है। नो, बहुत डिफरेंस है। ध्यान से,
एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कह सकते हैं। और हमारे पास मास नंबर जो होता है वो मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहते हैं मास नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जैसे कार्बन है 12 है तो ठीक है, उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। बट कार्बन का आइसोटोप की बात करेंगे अगर तो उसमें हमारे पास 14 लेते हैं तो 14 में प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगा बट न्यूट्रॉन की संख्या बदल गया, 6 और 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से आप देख के निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि मास ऑफ एटम मीन्स द सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की मास चूंकि बहुत छोटा है तो हम लोग निग्लिजिबल कर देते हैं, बट निग्लिजिबल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि डेफिनेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास को नहीं एंट्री करेंगे। हमको बोलना है कि न्यूट्रॉन की मास प्लस प्रोटॉन की मास प्लस इलेक्ट्रॉन की मास, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उन सबके मास के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। और मास नंबर में अब जैसे कार्बन का हमारा एटॉमिक मास 12.0222 होता है और मास नंबर कितना होता है? सिर्फ 12 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12.022 का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 + 6 हो गया, दोनों का मास हम लोग 1 ले लिए। और जब एटॉमिक मास बोले तो 0.002 से बढ़ गया, मतलब कि वही मास मेरा इलेक्ट्रॉन का था। वही आगे चल करके मास डिफेक्ट हो जाता है। अब वो दोनों का डिफरेंस में जो मास डिफेक्ट होता है और वही लास्ट में हमारे जो आइंस्टीन ने कहा था कि वही हमारा जो है न्यूक्लियर एनर्जी में मास डिफेक्ट कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एनर्जी प्रोवाइड करता है एटम को। यानी जो मास का डिफेक्ट हुआ वही E=mc² से कन्वर्ट होकर वहां जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट के साथ आप देखिए, मैं जो बेसिकली आपको पढ़ाने वाला था, जो 11th का टॉपिक था वो मेरा ये था। और ये फिजिबिलिटी किसकी है, ये स्पॉन्टेनिटी किसकी है? तो ये रदरफोर्ड का देन है। इन्होंने आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स 3 तो हमारा सिलेबस है। इसके अलावा 4 मैं आपको एक नोट्स में इसमें शीट में दिया हूं, इसको हमने डिस्कस किया, उसको आप देखिएगा। अब ये डेफिनेशन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स का नॉर्मल डेफिनेशन आप सभी बच्चे पहले से जानते हैं। न्यूक्लियाइड्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियाइड्स बोला जाता है कि हम लोग किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन या किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर से करते हैं तो उसको न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। यानी न्यूक्लियाइड्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेटेड एज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। जैसे ये सपोज कर लिया कि आपके सामने कोई एलिमेंट x है और x में हमारा ये जो है यहाँ पर z है। z मतलब बोले तो प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ये वैल्यू a है। a बोले तो मास नंबर। मास नंबर मतलब इसमें हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये संख्या की बात होती है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन की संख्या की बात होती है। तो एनी एलिमेंट is represented as atomic number as well as mass number, this is called nuclides। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, न्यूक्लियाइड्स ऑफ कार्बन 6C12। 2 चीज़ याद रखिएगा, IUPAC की कन्वेंशन है कि किसी भी न्यूक्लियाइड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया 12C6 तो ये गलत माना जाएगा। आपको ये भी समझना होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा नीचे शो किया जाता है और मास नंबर ऊपर शो किया जाता है। हमेशा जो मास होता है, मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर से कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। वो फ्रैक्शन में ही हो लेकिन ज़्यादा होता है। ज़्यादा वाले को हमेशा ऊपर लिखना होता है, कम वाले को हमेशा नीचे लिखना है। ये IUPAC की कन्वेंशन है। कुछ ऐसे बेसिक बातें हैं जो आपको समझना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे लिखने तो गलत है। अगर आप कार्बन को ऐसे 12 लिखे हुए चलेगा, क्योंकि ये बदलने कहे। कार्बन को अगर आप ऐसे लिखे 13 लिखे चलेगा, कार्बन को 14 लिखे हुए चलेगा। क्यों? क्योंकि 12, 13, 14 का मतलब ही होता है कि ये आपने मास नंबर लिखा है। अंडरस्टूड है कि इसका 666 सब छुपा हुआ है। तो ऐसे भी लिखने का तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं कार्बन 6 तो ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि इसका कार्बन 6 का ये जो आइसोटोप है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो अब इसीलिए बना है कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो वर्ड आइसो है देयर आर टोटल 21 इन योर केमिस्ट्री। 21 आपको आइसो वर्ड से परिचय होगा।
कुछ यहाँ होगा और कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा। हम लोग यहाँ के लिए यहाँ पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले को स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो पहले तो न्यूक्लियाइड्स का हो गया कि कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन उसके एटॉमिक नंबर से और मास नंबर से करते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। अब इस न्यूक्लियाइड्स से बहुत सारे हमारे पास आइसोटर्म आने वाले, जैसे सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? तो ये हमारे सामने देखिए, आइसो मीन्स सेम, सेम, एंड टोप्स मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ऐसे न्यूक्लियाइड्स, किसी एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनके प्रोटॉन की संख्या सेम होता हो। और आपने पढ़ाई कर लिया कि एक एलिमेंट का एक ही नंबर प्रोटॉन का होता है, दो हो ही नहीं सकता है। अगर आपने उसको दो प्रोटॉन कर दिया वो गलत हो गया है। इसका मतलब हुआ कि आपको ये डिफिनेशन क्लियर कंसेप्ट में आ रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन क्लास 9 से चलते आता है कि किसी भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाइड्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफर करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे 6C12, 6C13, 6C14, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। अब सवाल ये होता है कि क्या आइसोटोप को आर्टिफिशियली तैयार किया जा सकता है? होता है कि हाँ, आप कर सकते हैं। आप एक्टिव रेडिएशन जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स है, आप अल्फा बीटा पार्टिकल को चेंज करके, आप अल्फा और बीटा पार्टिकल को हटा करके, बढ़ा करके, घटा करके आप चाहें तो एक आप आइसोटोप तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे एज पर एग्जाम्पल, आप सपोज करिए कि आपके सामने ये यूरेनियम है 92, 236 सपोज कर लिए, या 235। ये यूरेनियम आपने एक न्यूक्लियाइड से लिया है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 92 है और आपके पास मास नंबर 235, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल को अगर आप हटाते हैं, एक अल्फा पार्टिकल अगर आपका हटता है तो वहां पर 2 प्रोटॉन लॉस करता है और 4 मास नंबर का लॉस होता है। ये थ्योरी है कि अगर ये यूरेनियम स्टेबल होने के लिए अल्फा और बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक अल्फा निकलता है तो देखिए ये बेसिकली ये फार्मूला हीलियम को ही, हीलियम प्लस प्लस को हम लोग कहते हैं, हीलियम प्लस प्लस को अल्फा कहते हैं। तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो इसके न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन हमारा जो है वो कम हो जाएगा और ऊपर में जो मास नंबर है वो 4 हमारा डिक्रीज करता है। ये देखिए 231 हो गया, यानी ये जो यूरेनियम था वो थोरियम में बदल गया। तो यहाँ इसको न्यूक्लियर फिनोमेना कहते हैं, ये केमिकल फिनोमेना नहीं है। अब सवाल ये है कि आइसोटोप में तो कहा गया कि प्रोटॉन चेंज ही नहीं करता, तो ये तो इसका मतलब हुआ कि अब इसमें और कुछ निकालना होगा। तो एक अल्फा निकाले हैं, एक बीटा निकलने से एक मास नंबर बढ़ता है, सॉरी एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर एक बीटा पार्टिकल अगर इमिट कराएंगे तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो अगर हमने एक यहाँ से बीटा पार्टिकल निकाला, बीटा पार्टिकल निकालेंगे देखिए, तो इसमें से 90 माइनस माइनस 1 तो 91, 90 माइनस माइनस 1 तो ये 91 हो जाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो हमारा कहा जाता है कि जो मास एटॉमिक नंबर होता है वो -1 होता है। दैट मीन्स ये 91 प्रोसेडाइनियम हो जाएगा और देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। ये चूंकि 0 है तो 231 प्लस 0 दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ा, या माइनस करें 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगेन फिर से एक बीटा पार्टिकल निकाल दें, एक बीटा पार्टिकल फिर से निकाल दें, तो देन यूरेनियम 92 231। अब चेक करिए कि ये हमारा पेरेंट है, ये इसका डॉटर है। दोनों में रिलेशन क्या हो गया? दोनों आइसोटोप हो गया। ये पेरेंट और ये डॉटर दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए, क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर 92 है और हमारे पास मास नंबर 235 एंड 231 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आइसोटोप तैयार हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा और 2 पार्टिकल का इमिशन करा दो तो उसका आइसोटोप बन गया। ये देखिए, ये आपके सामने जो डेफिनेशन आया, ये शायद आपके लिए न्यू हो, कि आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो इसको सीखने की कोशिश करिए कि आफ्टर इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल व्हाट विल बी द चेंज इन देयर न्यूक्लियाइड्स। आफ्टर इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल the atomic number decreased by 2 unit and mass number decreased by 4 unit. Similarly, and beta particle be emitted, then mass number increased by 1 unit and there is no change in the mass number. Atomic number में एक का बढ़ता है, मास में कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से अगर हम लोग जब भी बनाना चाहेंगे, अगर आइसोटोप की तैयारी करना चाहते हैं आर्टिफिशियली, तो आप अल्फा और बीटा पार्टिकल के इमिशन से बना सकते हैं।
इसके बाद मैं अब आइसो बार पे आता हूं कि आइसो बार क्या है। तो आइसो मीन्स सेम और बार मीन्स मास। आइसो मीन्स सेम और ये हमारा हो गया बार। बार मीन्स होता है मास। यहां पे मास ले लेते हैं, यानी न्यूक्लियाइड्स अप टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले डिफिनेशन था कि न्यूक्लियाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट बट नंबर देयर मोर देन 2। सेम एलिमेंट होना चाहिए, नंबर 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। बट यहां क्या करें कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तभी तो उसका प्रोटॉन की संख्या चेंज होगा, अगर सेम एलिमेंट लेंगे तो नहीं होगा। तो न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आइदर 2 और मोर देन 2 हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। या यूं कहिए कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होगा और प्रोटॉन की संख्या डिफर करेगा। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं सम ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो या मास नंबर बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार के लिए आप यहां देखिए, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं 6C14, सपोज करिए यहां लिखे हैं 6C14 ये, और एक मैंने लिख दिया 7N14। ये ध्यान से देखिए, इसको दोनों ही डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स के मास नंबर सिमिलर है 14 और दोनों के एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है। इसका 7 है, इसका 6 है। प्रोटॉन की संख्या 7, प्रोटॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन यहां पर मास नंबर 14, मास नंबर 14। ये कहलाएगा हमारा कि ये आइसोबार है, यानी इनके मास नंबर सेम है। जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाइड्स का मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा आइसोबार है। ठीक इसी प्रकार आइसोटोन, टोन मतलब होता है न्यूट्रॉन। बस एक एक देखिए, एक एक वर्ड बदल रहा है। टोन मतलब होता है आइसोटोन, टोन मतलब होता है न्यूट्रॉन। यहां पर कहा गया कि ऐसा न्यूक्लियाइड्स 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाइड्स जिसका एटॉमिक नंबर डिफर करे, मास नंबर डिफर करे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहा गया। सबसे पहला थ्योरी में एटॉमिक नंबर बराबर था, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर था। दूसरे थ्योरी में न्यूक्लियॉन्स की संख्या बराबर था। तीसरे में कहा गया कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी, बाकी सारे डिफर करेंगे। यानी 2 और मोर न्यूक्लियाइड्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सी अब देखिए यहां पे 1H3 ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। और ये एक हीलियम का आइसोटोप है, ये देखिए 2He4। यहां न्यूट्रॉन की संख्या, ये न्यूक्लियॉन्स 3 है, ये 1 है, 3 - 1 2, 4 - 2 2। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपने सीखा कि प्रोटॉन की संख्या डिफर कर गया, न्यूक्लियॉन्स की संख्या डिफर कर गया, बट न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो गया। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं। अब आइए कुछ मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, आप देख करके सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास आइसोबार के लिए भी देखिए, ये हाँ एक चीज और है, आइसोबार भी निकालने का एक तरीका है कि बीटा पार्टिकल निकालिएगा तो हर एक बीटा पार्टिकल पे आइसोबार बनते जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने डाला है कि ये एक न्यूक्लियस है, YAX, और एक बीटा निकला तो Y+1 एक बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा जो है A से B हो गया, ये दोनों न्यूक्लियाइड चेंज कर गया, बट मास नंबर देखिए दोनों का एक ही है। तो ये भी एक तरीका है कि आप मास आइसोबार भी बना सकते हैं, यानी कोई भी आप आइसोटर्म को यहाँ पर आसानी पूर्वक बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये तो वही वाला है कि अल्फा निकाले बीटा निकाले थे, वो तो मैंने एग्जांपल समझा ही दिया है इसको। अब आप आइसोटोन्स में आइए। देखिए आइसोटोन्स में मैं आपको इतना सारा एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे देखिएगा पहला एग्जांपल मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे ये देखिए 14 15 16 यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या 8 8 8, यहाँ न्यूट्रॉन 6 6 16 16 16, इस तरह से एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके अलावा, ये तो सिलेबस था, इसके अलावा भी कुछ आइसो आपको यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायफर्स, आइसोस्टर्स, न्यूक्लियर आइसोमर और आइसोटोपोमर्स, ये 5 मैंने आइसो यहाँ दिया और 3 इधर हो गया, 5 3 8 आपने आइसोटर्म तो सिर्फ इस चैप्टर में सीख रहे हैं। और इसके अलावे जब स्टेट्स ऑफ मैटर में जाइएगा तो वहां भी 5 मिलेगा। इस प्रकार से पूरे 11 12 में टोटल 21 आइसो वर्ड से इस्तेमाल होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लियर पिक्चर है, आइसो मीन सेम इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। अब आप देखिए ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है और 3 ले लिया, 3 माइनस है, 7 + 3 10।
ऑक्सीजन 8 होता है, 2 ले लिया तो 8 + 2 10, फ्लोरीन 9, 9 + 1 10, नियॉन 10, सोडियम 11 होता है, 1 निकल गया 10, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 निकल गया। देखिए सबके 10 है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास जो हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइसोडाइपर्स में कहा गया कि एटम हैविंग द सिमिलर आइसोटोपिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये थोड़ा सा आपको बोर्ड की तरफ समझना पड़ेगा कि आइसोडाइपर्स कैसे होते हैं और क्या बनते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको स्पष्ट क्लियर डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा होगा। आइए यहाँ पर मैं आपको आइसोडाइपर से परिचय कराता हूँ, पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है। ये देखिए एक न्यूक्लियाइड्स है फ्लोरीन 19 और एक न्यूक्लियाइड्स है पोटासियम 39। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों को देखिए। यहाँ पर हमारे पास इसका मास नंबर 19 है और प्रोटॉन की संख्या 9 है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 19 - 9, दिस विल बी द 10। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ 39 है -19 है, दैट इज द 20। ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों का आप डिफरेंस को देख रहे हैं, तो एक 10 है एक 20 है, दोनों के ये 20, दोनों का डिफरेंस ये हो रहा है। अब आप ये आपने जो घटा के निकाला है, क्या निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, तो ये हमारे है न्यूट्रॉन की संख्या, और ये क्या निकाले हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए ये मास नंबर है और ये प्रोटॉन है, तब मास नंबर माइनस प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन दैट इज द नंबर ऑफ। अब कहा गया कि इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है 10 है, अब प्रोटॉन की संख्या 9 है, तो 10 में से 9 फिर घटाइए, और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और प्रोटॉन की संख्या 19 है, फिर घटाइए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए 1 1 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब वहां पे आप उस लाइन को पढ़िए जो आइसोडाइपर्स के बारे में बताया गया कि एटम हैविंग द सिमिलर आइसोटोपिक नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सिमिलर होता है तो इसको आइसोडाइपर कहा जाता है। यानी ये एग्जाम्पल को आप समझिए और वहां पर सीखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा न्यूक्लियाइड्स लेने हैं कि जहां पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या उन सारे न्यूक्लियाइड्स में सिमिलर हो जाए। आप ऐसे अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये सब आइसोडाइपर्स कहलाएंगे। यानी यहाँ पर फ्लोरीन और पोटासियम जो है वो आइसोडाइपर्स हो गया। अब इसके बाद आप आइसोस्टर्स में आइए, वहां भी क्लियर पिक्चर है कि आइसोस्टर्स में कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा उसमें नंबर ऑफ एटम सेम होंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होना चाहिए। आइसोस्टर्स में होता है कि एटम की संख्या सेम होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होना चाहिए। जैसे देखिए वहीं भी एग्जांपल दिया हुआ है कि CO2 और N2O, देखिए ये दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें एटम की संख्या कितना है, इसमें एटम की संख्या 3 है, इसमें भी एटम की संख्या कितना है, 3 है। देखिए दोनों में एटम की संख्या कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। एटम की संख्या देखिए 3 है दोनों में। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 8 8 16 और 6 22, नाइट्रोजन में 7 + 7 + 8 दैट इज 22। देख लीजिए, तो ऐसे मेरे पास स्पेसीज, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, एटॉमिक फॉर्म में हो, या आयनिक फॉर्म में हो, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, जिनमें एटम का संख्या बराबर हो और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, उसको हम लोग आइसोस्टर्स कहते हैं। इस प्रकार आप जो भी उसमें आइसोटर्म्स देख रहे हैं वो आइसोटर्म्स जो है आप वहां पर लेकर के कर सकते हैं। अब मैं इस क्लास को यहीं पे रोकूंगा, थोड़ा सा थ्योरी रह गया है, मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि एक क्लास लंबा हो रहा है। थैंक यू।